हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परचम। आई एम रिचा और आज ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने एटमॉस्फेयर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया इन द सेंस स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। वी आल्सो स्टडीड अबाउट इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सन से जो रेडिएशन आते हैं उसके बारे में पूरी स्टडी कर ली है। देन वी टॉक्ड अबाउट टेम्परेचर, लैप्स रेट, एडियाबैटिक लैप्स रेट, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर एक्सेट्रा। ये सब हम कवर कर चुके हैं, रिलेटेड एमसीक्यूज भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेशर कॉन्सेप्ट के साथ में। टेम्परेचर जब हम पढ़ रहे थे तो आपने सुना था मुझे कहते हुए कि टेम्परेचर में जो डिफरेंसेस होते हैं वो विंड सिस्टम को कहीं ना कहीं ट्रिगर करते हैं। विंड जो भी मूव करती हैं, जो एटमॉस्फेरिक फिनोमिना होते हैं, वो रेन से रिलेटेड हो, थंडर से रिलेटेड हो, विंड सिस्टम से रिलेटेड हो, टेम्परेचर ड्रिवन होते हैं। अब टेम्परेचर किस तरह से इन सारे प्रोसेसेस को ड्राइव करता है? वो करता है बाय अफेक्टिंग प्रेशर। सो टेम्परेचर से प्रेशर अफेक्ट होता है और प्रेशर से फिर ये सारे फिनोमिना एक तरह से आर ड्रिवन। सो हाउ दिस हैपन्स आज वो समझेंगे। प्रेशर क्या होता है, कितने तरह के प्रेशर बेल्ट्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, वो सारे समझेंगे और उनमें किस तरह से प्रेशर वेरी करता है जिनकी वजह से विंड्स प्रिवेल करती हैं। एंड देन वील अंडरस्टैंड द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ऑफ दीज विंड्स। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन। ऑलराइट, सो वील स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज प्रेशर। है ना, बहुत तरह के प्रेशर होते हैं, हमें मेंटल प्रेशर भी होता है, फिजिकल प्रेशर भी होता है, बट हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, यानी कि अर्थ के अराउंड जो एनवेलप ऑफ गैसेस है, जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वो अर्थ की ग्रेविटी की पुल की वजह से रहता है अर्थ के अराउंड, ये हम पढ़ चुके हैं। वो जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑन दी सर्फेस। यस, वो प्रेशर हमारे ऊपर भी पड़ रहा है, वो प्रेशर यहाँ हर एक चीज़ के ऊपर पड़ रहा है। हमें फील क्यों नहीं होता वो अभी हम देखेंगे। तो अर्थ के अराउंड जो एयर है उसमें वेट भी है, उसमें प्रेशर भी है। और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जब हम हमारी बाइसाइकिल या स्कूटी या मोबाइल या कार, ट्रक के अंदर हवा भरवाते हैं, तो अगर आप खाली ट्यूब देखोगे और एक इन्फ्लेटेड ट्यूब जिसमें हवा फिल कर दी गई, उन दोनों का वेट देखोगे तो इन्फ्लेटेड ट्यूब भारी होता है। सिमिलरली एयर में प्रेशर है, ये भी आप इसी से देख सकते हो। एक खाली ट्यूब पिचका हुआ होता है, राइट, और आप जैसे उसमें इन्फ्लेट कर देते हो अंदर से प्रेशर पड़ता है और वो पूरा इट गेट्स पम्प्ड अप। ओके, सो एयर हैज वेट एंड एयर हैज प्रेशर, ये दो प्रॉपर्टीज हैं एयर की। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल हमने ट्यूब देख लिया, साइकिल का या मोबाइल का। अच्छा, हमारे ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है, हमारे ऊपर भी भार आ रहा है एयर का। फील क्यों नहीं होता? मुझे तो फील नहीं हो रहा, आपको हो रहा है? नहीं हो रहा होगा। क्यों फील नहीं होता? बिकॉज आवर बॉडी इज डेवलप्ड सच कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमारे ऊपर पड़ रहा है उसी को काउंटर करते हुए हमारी बॉडी के अंदर जो एयर है, वी ऑल्सो ब्रीथ इन एयर, तो हमारी बॉडी में जो एयर है वो एक काउंटर प्रेशर अंदर से लगा रही होती है जो बाहर वाले प्रेशर को नल एंड वॉइड कर देता है। इसलिए हमें प्रेशर फील नहीं होता। लेकिन ये प्रेशर डिफरेंस आपको कभी कभी फील होता है। कब? जैसे कभी आप फ्लाइट में जाओ तो एकदम से कान, या आप कार में किसी हिल स्टेशन जा रहे हो तो कान में दर्द शुरू होता है, हल्का सा प्रेशर फील होता है। व्हाई? बिकॉज जैसे आप ऊपर जाते हो एटमॉस्फेयर के प्रेशर में गिरावट आती है, लेकिन आपकी बॉडी का प्रेशर अभी भी तेज है। तो ये जब प्रेशर डिफरेंस होता है, यानी ये जो बैलेंस डिस्टर्ब होता है आउटसाइड और इनसाइड प्रेशर का, तो कान में अजीब सा दर्द या प्रेशर फील होता है, राइट। सो दिस शोज कि हमारे ऊपर कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई कर रहा है एटमॉस्फेयर, लेकिन हम काउंटर कर रहे हैं, इसलिए हमें फील नहीं होता। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, एयर के अंदर वेट भी है, प्रेशर भी है। नाउ कमिंग ओवर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है वो जो प्रेशर डाल रहा है वो हम मेजर किस तरह से करते हैं, उसके क्या पैरामीटर्स हम लेके चलते हैं कि कैसे नापें क्या है प्रेशर, कितना है प्रेशर। तो ये समझिए कि हम एक कॉलम ऑफ एयर को हमारा रेफरेंस बनाते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर कॉलम में, अब वो कॉलम कैसे डिसाइड करेंगे, हम ले लेते हैं 1 यूनिट एरिया। 1 यूनिट एरिया, नाउ दैट कैन बी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 इंच स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर, वो यूनिट हम कुछ भी ले सकते हैं। 1 यूनिट एरिया में, जैसे ये हो गया 1 यूनिट एरिया, इसमें ये जो पूरा कॉलम है 3 डायमेंशनल सोचिएगा, ये कॉलम धरती के सरफेस से लेकर ट्रोपोस्फेयर के टॉप तक, जहाँ तक एयर हम कंसिडर करते हैं ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करती है, ये जो पूरा कॉलम जा रहा है, ये और इस कॉलम में जितनी एयर है वो इस 1 यूनिट एरिया पे कितना वेट डाल रही है वो कहा जाता है प्रेशर। सो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज बेसिकली द एयर इन द कॉलम जो कि एक प्लेस पे एक टाइम पे अपना भार या वेट डाल रही हो। और अगर हम इसको मैथमेटिकल या फिजिकल फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स किस चीज की? उसके बाहर की फोर्स आ रही है, राइट। तो एक यूनिट एरिया में सरफेस पे एक यूनिट एरिया है
उस 1 यूनिट एरिया पे अगर मैं कॉलम खड़ा कर दूं और वो बिल्कुल एटमॉस्फेयर के टॉप तक जाए, ट्रोपोस्फेयर के टॉप तक, तो जितनी भी हवा उसके अंदर है, वो जो प्रेशर, वो जो फोर्स या वेट डालेगी उस 1 यूनिट एरिया पे, उसको हम प्रेशर कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? वेरी गुड। नाउ अब इसको मेजर कैसे करते हैं? हम पूरे कॉलम की कैसे स्टडी करते हैं कितना प्रेशर डाल रही है? सो देयर आर फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर होता है, ऐसे प्रेशर को मेजर करने के लिए होता है बैरोमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट वी हैव? बैरोमीटर। और बैरोमीटर भी 2 इंपॉर्टेंटली यूज बैरोमीटर्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। एक मर्क्यूरी बैरोमीटर है, इसका एक बहुत पुराना, ये सम 70s 80 समथिंग टाइम में आई थिंक ये यूज़ किया जाता था, या 80s 70, आई मीन इट इज़ वेरी ओल्ड पिक्चर जो मैंने लिया है, आई डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, बट इसमें क्या होता है, मर्करी यूज़ किया जाता है। हवा का जितना प्रेशर होगा उतनी ही मर्करी राइज करेगी और आकर के बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो एक ये तरीका होता है मर्करी बैरोमीटर, और दूसरा होता है एनेरॉइड बैरोमीटर। एनेरॉइड बैरोमीटर वो इस तरह का दिखता है और वो प्रेशर बता देता है। जैसे हम जब टायर में हवा फिल करते हैं तो कभी देखा है, वो जो एक मशीन होती है, हाथ में हवा फिल हो रही है और इधर सुई हिल रही होती है, एक राउंड तरह की, इस तरह की, दैट इज एनेरॉइड बैरोमीटर। ओके, और किन टर्म्स में मेजर किया जाता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? सो बहुत सी यूनिट्स हो सकती हैं। इट कैन बी मर्क्यूरी यूनिट, इट कैन बी पास्कल, इट कैन बी इन सेंटीमीटर इंच, लेकिन जो पॉपुलरली यूज की जाती है दैट इज मिलीबार। कौन सी यूनिट होती है प्रेशर की? मिलीबार, और उसको लिखा जाता है एमबी। एमबी। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है, वो इस पे प्रेशर डालता है, और ये जो प्रेशर है ये क्या है? बेसिकली उस एटमॉस्फेयर का भार या फोर्स है जो अर्थ फील कर रही है, उसको हम बैरोमीटर से स्टडी करते हैं या मेजर करते हैं। और 2 तरह के बैरोमीटर यूजुअली काम में लिए जाते हैं ना। क्या ये प्रेशर पूरी अर्थ पे सिमिलर रहता है? कोई वेरिएशन होता है? ऑफ कोर्स वेरिएशन होगा। जब टेम्परेचर ही सेम नहीं है पूरे अर्थ पे जो है, जो सन से मिल रहा है, तो प्रेशर कैसे सेम होगा? वाई? बिकॉज हमें पता है जब कहीं पे टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ के जो एयर मासेस हैं वो हीट अप होंगे, हीट अप होते ही वो राइज करेंगे, और जैसे ही वो राइज करेंगे यहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा। और जहाँ पे सन रेज ज़्यादा नहीं पहुँचती हैं वहाँ पे टेम्परेचर कम है, यानी एयर डेंस है, वो सिंक ही रहेगी और यहाँ पे प्रेशर हाई होगा। तो हमने टेम्परेचर और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशनशिप पढ़ रखा है, यस और नो? टेम्परेचर और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशनशिप पढ़ रखा है। एडियाबैटिक केस छोड़ दीजिएगा, वहाँ पे सेम चलती है चीज़, है ना? तो वो नहीं, अगर आप जेनरिक बात करें, जनरली बात करें, तो टेम्परेचर और प्रेशर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्योंकि टेम्परेचर हर जगह एक जैसा नहीं रहता तो प्रेशर भी नहीं रहेगा, एंड प्रेशर वेरीज। अब ये किस तरह से वेरी करता है? वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली? हर तरह से वेरी करेगा, बिकॉज टेम्परेचर भी दोनों तरह से वेरी कर रहा है। सारे फैक्टर्स पढ़ चुके हैं। सो जैसे ही आप वर्टिकली अप जाते हो प्रेशर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे ही आप हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करते हो, यानी अर्थ पे अलग अलग लैटिट्यूड्स पे भी आप देखोगे तो प्रेशर वेरिएंसेस दिखते हैं। ठीक है, तो जब हम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बात करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल प्रेशर वेरिएंस हो गया, और जब हम वर्टिकली अप ऑल्टीट्यूड वाइज ऊपर जाते हैं तो वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस हो गया। अब ये क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन या कंप्रेशन। थर्मल एक्सपेंशन कब होगा? थर्मल एक्सपेंशन मतलब हीट आई, जो हवा थी वो गर्म हुई, एक्सपैंड कर गई, हल्की थी ऊपर चली गई, थर्मल एक्सपेंशन। लो प्रेशर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लो प्रेशर। कंप्रेशन, सर्दी है यानी कोल्ड टेम्परेचर है, कंप्रेस हो गई हवा, डेंसिटी ज़्यादा हो गई, सिंक कर गई, और यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, हाई प्रेशर। सो इस वजह से प्रेशर वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, नाउ ये प्रेशर वेरिएशन ही रिस्पॉन्सिबल एंड इम्पॉर्टेंट हैं एयर को मूवमेंट में लाने के लिए, बिकॉज एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। याद रखेंगे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हम भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ही जाना चाहते हैं ना, जहाँ भी ज़्यादा प्रेशर है वहाँ से मूव कर जाओ, राइट? एयर की भी यही टेंडेंसी है। ये जो प्रेशर वेरिएशन है इट सेट्स एयर इन मोशन, और मोशन वाली एयर को क्या कहा जाता है? विंड। सो विंड के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। सब लिंक्ड है आपस में। ओके, सो एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट रहता है विंड का। ओके, नाउ ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है एयर का, उसको ही विंड कहा जाता है, और ये विंड ही रिस्पॉन्सिबल है हीट और मॉइस्चर को अलग अलग लैटिट्यूड्स में रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अगर ये विंड्स नहीं चल रही होती तो हमने बात की थी ना लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस की, ये विंड करंट्स, ओशन करंट्स होते हैं, तो ही जो इक्वेटर वाला रीजन है वहाँ से हीट सरप्लस जो है वो
पोल्स की तरफ जाती है, और अगर ये विंड्स नहीं होती, ओशन करंट्स नहीं होते, तो जो ट्रॉपिक्स हैं, जो इक्वेटोरियल रीजन है, वो धीरे धीरे बहुत गर्म होते जाते, पोल्स धीरे धीरे और भी ज़्यादा ठंडे होते जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वाई? बिकॉज ऑफ लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस, और ये लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस होता है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ विंड्स। ओके, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब हम क्विकली देख लेते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल क्विकली देखेंगे, हॉरिजॉन्टल में बहुत कुछ समझना है। सो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाओगे, ओके, हाइट या ऑल्टीट्यूड में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, वैसे वैसे प्रेशर बताइए बढ़ेगा या ड्रॉप होगा? जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, रियल लाइफ एग्जांपल उठा के देखा करो। कभी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो कुछ लोगों को ब्रीदिंग ट्रबल्स हो जाते हैं। अमरनाथ यात्रा में तो स्पेशली परमिट इसी कंडीशन पे मिलता है कि आपको कुछ ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज नहीं हो। वाई? बिकॉज जैसे जैसे आप ऊपर ऑल्टीट्यूड पे जाते हो, प्रेशर डिक्रीजेस, सो विथ हाइट प्रेशर डिक्रीजेस। अब विथ हाइट एक और चीज डिक्रीज होती है। क्या डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं? टेम्परेचर। विथ हाइट टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस। अब यहां पे टेम्परेचर और प्रेशर की इनवर्स रिलेशनशिप तो नहीं रही, राइट? तो हमेशा या यूनिवर्सली ये ट्रू नहीं होता कि टेम्परेचर और प्रेशर इनवर्स रिलेशनशिप में हो। ओके, जब मैं एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा रही थी, कुछ एक बच्चों के कमेंट आए थे, एक दो बच्चे का आए थे, बच्चों के आए थे कि मैम ये तो इनवर्स रिलेशनशिप में होते हैं, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में कैसे हो गए? तो ये समझिएगा कि नॉट नेसेसरीली हर सिचुएशन में ये जो पैरामीटर्स हैं सेम तरह से फंक्शन करें। लेकिन अगर आपसे कभी जनरली पूछा जाए टेम्परेचर और प्रेशर में रिलेशनशिप, आप इनवर्स ही बताएंगे। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। आप चाहें तो स्पेशली मेंशन कर दीजिएगा कि इन सर्टेन केसेस टेम्परेचर एंड प्रेशर गो हैंड इन हैंड, लाइक इन केस ऑफ इंक्रीजिंग हाइट या इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप पहाड़ के ऊपर जाते हो, टेम्परेचर में भी गिरावट आती है और प्रेशर में भी गिरावट आती है। ऊपर जाने में प्रेशर बढ़ता नहीं, कम होता है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई? ओके, सो प्रेशर डिक्रीजेस विथ हाइट, नंबर 1। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों का पता नहीं लगाया तो मजा नहीं आएगा, है ना? क्यों का आंसर हमारे पास होना चाहिए। तो अब इसके दो कारण हैं। देखो, पहला रीजन तो ये है कि ग्रेविटी। जितना जितना आप सी लेवल के ऊपर जाओगे, हाइट में ऊपर जाओगे, ग्रेविटी का रोल थोड़ा कम होता जाएगा। ग्रेविटी नीचे सी लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो वो एयर मासेस को पुल करके रखती है। पुल करके रखती है यानी वो कंपैक्ट होते हैं, दबे हुए होते हैं, नीचे डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, ऊपर इतना कंपेरेटिवली इतना नहीं ग्रेविटी पहुंचती है, तो थोड़े से स्पेस या दूर दूर होते हैं एयर पार्टिकल्स। ठीक है, नंबर 1। सो फर्स्ट रीजन हो गया ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सेकेंड रीजन ये होता है कि जो एयर कॉलम है वो आपके ऊपर कितना प्रेशर डाल रहा है, यानी आपको कितने एयर मास का प्रेशर वेट झेलना पड़ रहा है। जैसे कि अगर आप यहाँ खड़े हैं, ओके, और यहाँ तक ये एयर पार्सल है, मान लीजिए ट्रोपोस्फेयर का एंड है, तो आपको इस सिचुएशन में, यानी फर्स्ट सिचुएशन में, इस पूरे एयर कॉलम का फोर्स फील करना पड़ेगा। यस, जैसे ही आप थोड़ा सा माउंटेन चढ़ते हैं और यहाँ पहुँचते हैं नंबर 2 पोजिशन पे, इतना एरिया का जो प्रेशर था अब आपको नहीं झेलना पड़ रहा, बिकॉज आप ऊपर पहुंच गए हो। तो अब आपको सिर्फ इतने एरिया का प्रेशर झेलना है, यानी दिस मच लेस फ्रॉम द फर्स्ट केस। जैसे आप और हाइट पे पहुंचते हो थर्ड केस में, अब आपको इतने एरिया का प्रेशर झेलना ही नहीं है, बिकॉज आपने वो कवर कर लिया चढ़ करके ऊपर। तो नाउ यू हैव टू फेस ओनली दिस मच ऑफ फोर्स ऑफ एयर, और इसलिए प्रेशर रिड्यूस हो जाता है फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन जो इस हाइट पे खड़ा है कंपेयर टू द पर्सन जो कि सी लेवल पे खड़ा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, सो इन द एयर कॉलम अपर एयर मास कंप्रेसेस द लोअर एयर मास। सीधी सी बात है, जो ऊपर के एयर मासेस होंगे वो नीचे वाले पे प्रेशर डालेंगे, तो जितना लंबा कॉलम होगा उतना ज़्यादा प्रेशर डलेगा, बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे एयर मासेस हैं, इसके ऊपर कंपेरेटिवली कम एयर मासेस है और इसके ऊपर और भी कम एयर मासेस हैं। ठीक है, so hence lower layers are denser than upper layers, क्योंकि नीचे के लेयर्स पे ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, ये दो रीजंस हैं कि क्यों ऊपर जाते जाते प्रेशर कम होता है। ना सी लेवल पे जो एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसकी यूनिट आप याद रखेंगे 1013.2 मिलीबार। सी लेवल पे एवरेज, जरूरी नहीं है सेम रहे, थोड़ा बहुत 19-21 हो सकता है, वेरी कर सकता है, बट ऑन एन एवरेज हम बात करते हैं तो सी लेवल पे 1013.2 मिलीबार प्रेशर देखने को मिलता है। और जैसे जैसे आप 10 मीटर ऊपर जाओगे 1 मिलीबार की ऑन एन एवरेज गिरावट आती है, जो कि अगेन वेरी कर सकती है। ठीक है, सो 1 मिलीबार गिरता है जैसे ही आप 10 मीटर ऊंचाई पे
जाते हैं। ऑलराइट, अच्छा एक पॉइंट रह गया, वो देख लेते हैं कि ये देख लीजिए यहाँ पे ये एनसीईआरटी से लिया गया है, कैसे कैसे ऊपर जाने पे प्रेशर में डिफरेंसेस आ रहे हैं। लेट अस लुक एट दिस। ये सी लेवल है तो 1013.25 मिलीबार का प्रेशर है और टेम्परेचर भी दिया हुआ है साथ में। जैसे आप 1 किलोमीटर पे पहुँचते हो 898 समथिंग MB हो जाता है, 5 किलोमीटर ऊंचाई पे पहुँचने पे 540 MB समथिंग, एंड 10 किलोमीटर ऊंचाई पे पहुँचने में ये ऑलमोस्ट 25% का पे पहुँच जाता है, दैट इज 265 MBs। ओके, और यहाँ पे एक और चीज़ बता दें कि जो वर्टिकल ग्रेडियंट है यानी जो वर्टिकल चेंजेस हैं इन प्रेशर, ये बहुत प्रोनाउंस्ड होते हैं, लेकिन फिर भी वर्टिकल विंड्स क्यों नहीं ब्लो करती, विंड्स हॉरिजॉन्टल ही क्यों ब्लो करती हैं? क्योंकि नीचे हाई प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर है, वर्टिकल विंड्स भी ब्लो होनी चाहिए, इसलिए नहीं होती बिकॉज जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है वो इसको होने नहीं देता, नीचे से हवाओं को ऊपर की तरफ जाने नहीं देता नेचुरल कंडीशंस के अंदर, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, बिकॉज ग्रेविटी उनको इस प्रेशर वाले डिफरेंस को नल करने में का काम करती है, ऑपोजिट फोर्स लगाती है। ठीक है, यही रीजन है कि वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट्स फोर्स बहुत ज़्यादा होता है हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट के मुकाबले, फिर भी स्ट्रॉन्ग अपवर्ड्स विंड्स ब्लो नहीं करती हैं बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इसको काउंटर कर देता है। ओके, अब चलते हैं हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पे। नाउ जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की तो हम बात करें बेसिकली लैटिट्यूडनल डिफरेंस की। ओके, लैटिट्यूडनल लॉन्जिट्यूडनल दोनों डिफरेंसेस इसमें आ सकते हैं। सो जब हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखना या मैप करना चाहते हैं तो जैसे हम टेम्परेचर के हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को आइसोथर्म से मैप करते हैं, इसी तरह से हम प्रेशर के हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे मैप करते हैं, आइसोबार्स से मैप करते हैं। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ओवर द ग्लोब पूरे धरती के सरफेस पे जो प्रेशर डिफरेंस है उसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, और हम इसको आइसोबार्स से मेजर करते हैं। क्या है आइसोबार्स? ये वो लाइंस हैं जो कि सेम प्रेशर एरियाज को कनेक्ट करती हुई बनाई जाती हैं और फिर उनको मैप पे दिखाया जाता है। जैसे देखिए, ये आपको एक सर्कल दिख रहा है, ये वो सारे एरियाज हैं, इनके बीच में L लिखा हुआ है ना, जो लो प्रेशर है। इसी तरह से ये देखो, ये 1020 आपको यहाँ दिख रहा होगा, है ना, दिस इज 1020, और ये सब एक लाइन बनी हुई है, ये 1014 एक लाइन बनी हुई है और बीच में H लिखा हुआ है। H मतलब सबसे हाई प्रेशर सेंटर है, फिर 1020 MB वाले एरियाज हैं, 1014 MB वाले एरियाज है। ठीक है, तो ये जो भी आपको लाइंस दिख रही हैं, ये लाइन दिखाती हैं कि ये सारे एरियाज सेम प्रेशर के ऊपर लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये 1008 प्रेशर के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, सो लो प्रेशर हाई प्रेशर इस तरह से हम मैप करते हैं, इसको बोलते हैं आइसोबार्स। आइसोबार इज अ लाइन कनेक्टिंग पॉइंट्स हैविंग इक्वल वैल्यूज ऑफ प्रेशर, और ये जब हम बनाते हैं तो हम सबको रिड्यूस कर देते हैं सी लेवल पे। क्यों? ताकि ऑल्टीट्यूड का डिफरेंस ना आए, वर्टिकल जो डिफरेंस आ रहा है ना प्रेशर का वो हटा दिया जाए। ओके, एंड अच्छा चलो बताओ, डोंट लुक हियर, अगर आइसोबार्स क्लोजली प्लेस्ड होंगे तो प्रेशर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है या कम है? क्लोजली प्लेस्ड आइसोबार्स, वेरी गुड, ज़्यादा है, यानी कि प्रेशर चेंज हो रहा है ना। अगर सेम आइसोबार, दो आइसोबार के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता, गैप बहुत ज़्यादा होता, यानी सेम प्रेशर है ना। यहाँ देखो, जैसे कि लुक हियर, ये पास पास में प्लेस्ड है, यानी ये अलग प्रेशर है, ये अलग प्रेशर है, लेकिन ये और ये दूर प्लेस्ड हैं, यानी कि इन दोनों में यहाँ पे लमसम सेम प्रेशर वेरी कर रहा था, है ना। तो जितनी क्लोज स्पेसिंग होती है आइसोबार्स की, उतना स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट यानी चेंज, स्टीप चेंज इन प्रेशर। अगर लाइंस इतने पास पास हैं यानी प्रेशर इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, और लाइंस अगर दूर दूर हैं यानी प्रेशर इतनी जल्दी चेंज नहीं हो रहा। आइसोथर्म्स में भी यही कॉन्सेप्ट था। ऑल राइट, सो नाउ कमिंग ओवर टू प्रेशर बेल्ट्स। क्या होती हैं प्रेशर बेल्ट्स? वो एरियाज जो कि सेम प्रेशर, होमोजेनस प्रेशर एक्सपीरियंस करते होंगे अर्थ पे, उनको एक प्रेशर बेल्ट में डाल दिया जाता है। जैसे हम टेम्परेट बेल्ट्स देखते हैं, टेम्परेचर बेल्ट्स देखते हैं, वो एरियाज जो सेम तरह का टेम्परेचर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। कितनी टेम्परेचर बेल्ट्स हैं दुनिया में, मतलब धरती पे, अर्थ पे? 5। कौन कौन सी हैं? जो बिल्कुल सीधी सनरेज एक्सपीरियंस करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ये वाली एरिया सीधी सनरेज एक्सपीरियंस करती है। इसको कौन सा जोन कह देते हैं टेम्परेचर जोन में? टॉरिड जोन। जो इसके ऊपर वाला एरिया है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ तक वाला, इस एरिया को
जिसमें कि थोड़ी सी स्लांट रेज आती है, इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं। और ये बिल्कुल ऊपर 66.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ से लेके 90 डिग्री साउथ, ये एरिया जो कि बिल्कुल स्लांट रेज एक्सपीरियंस करता है, इसको क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन। सो टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड। टॉरिड को ट्रॉपिकल भी कह देते हैं, फ्रिजिड को पोलर भी कह देते हैं। तो ये हमने देखे थे 5 टेम्परेचर बेल्ट्स। इसी तरह से होती है प्रेशर बेल्ट्स, जो कि उन एरियाज को एक होमोजीनियस तरीके से जिनमें प्रेशर होता है उनको एक बेल्ट में हम कंसिडर कर लेते हैं। तो कितनी प्रेशर बेल्ट्स हैं अर्थ के ऊपर? 7। कितनी है? 7 प्रेशर बेल्ट्स आर देयर। नाउ सी, एक होगी बिल्कुल इधर सेंटर में, राइट, इक्वेटर के आसपास 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ, उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब ये जो प्रेशर बेल्ट है, तो इसमें कौन सी बेल्ट लो प्रेशर एक्सपीरियंस करती है, कौन सी बेल्ट हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करती है, ये हमें बस ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्यों लो प्रेशर या हाई प्रेशर होता है, वो भी हम समझेंगे। उसको बिना समझे तो टॉपिक खत्म होना नहीं है। सो पहली बेल्ट आती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये सब हटा देते हैं। फिर दूसरी बेल्ट कौन सी आती है? दूसरी आती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये जो आपको दिख रहा है, देखो ये एरिया ट्रॉपिकल कहलाता था। अब ट्रॉपिकल से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 30-35 डिग्री नॉर्थ एंड 30-35 डिग्री साउथ के बीच वाला जो एरिया होता है, उसको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। नाम इसका टेम्परेचर वाली बेल्ट से ही रिलेटेड है ना। फिर तीसरा जोन आता है जिसे हम बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये पोलर एरिया के नीचे पड़ता है। ये वाला पोलर एरिया था, यहाँ से ऊपर पोलर एरिया, तो ये यहाँ पड़ जाता है। ये रहा, ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और फिर चौथा आता है पोलर हाई प्रेशर, जो कि बिल्कुल नॉर्थ एंड साउथ पोल 85 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ होते हैं, ठीक है। तो कितनी प्रेशर बेल्ट्स हुई? एक हो गई इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, राइट। फिर आती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये दोनों साइड होंगी, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, एक सदर्न हेमिस्फेयर में, तो ये 2 ऐड कर लो, ये हो गई 2। फिर आती है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, एक सब पोलर नॉर्थ में, एक सब पोलर साउथ में, तो ये भी 2 हो गई। और फिर 2 आ जाएंगी पोलर, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, तो ये टोटल हो गई 7 प्रेशर बेल्ट्स। वेरी गुड, यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब हमें एक एक करके इन बेल्ट्स को पढ़ना है और ये क्यों लो प्रेशर या हाई प्रेशर है वो भी समझते जाना है, ठीक है। सारा खेल ही यहाँ का है। चलो तो शुरुआत करते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से। कौन से लैटिट्यूड्स में लाई करती है? 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक यूजुअली ये होती है। कुछ कुछ केसेस में ये वेरी भी कर सकती है, अप टू 10 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ भी जा सकती है, लेकिन मेजरली 5 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ होती है, ठीक है। अब ये लो प्रेशर क्यों होती है? इक्वेटर पे ऐसा क्या होता है जो इस बेल्ट को लो प्रेशर बना देता है? हाई टेम्परेचर, हाई हीट, सनरेज सीधी आ रही है, बहुत तेज गर्मी है, हवाएं एकदम उड़ जाती हैं ऊपर, है ना। जब बहुत तेज गर्मी होगी तो एयर टेम्परेचर ले लेगी, बहुत गर्म हो जाएगी, गर्म एयर लाइट होती है और ऊपर उड़ जाती है और नीचे क्या रह जाएगा? लो प्रेशर रह जाएगा, इसलिए ये होती है लो प्रेशर इक्वेटोरियल बेल्ट। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, वेरी गुड। सो बस इतनी सी बात है। अच्छा, इसी बेल्ट में एक जोन लाई करता है जिससे हम बोलते हैं ITCZ। ये अपन पढ़ लेंगे जो लिखा हुआ है, डोंट वरी, अभी समझ लो। ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल बिकॉज ये ट्रॉपिक्स के बीच वाला हिस्सा हो गया। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस मतलब दो चीज़ों का आपस में एक दूसरे की तरफ आना, कन्वर्जेंस। तो कौन सी दो चीज़ें एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं? ट्रेड विंड्स। कौन सी चीज़, कौन सी विंड्स? ट्रेड विंड्स। अब क्या होती हैं ट्रेड विंड्स, क्यों एक दूसरे की तरफ आती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे बाद में जब हम विंड्स पढ़ेंगे। अभी सिर्फ नाम समझ लो, ट्रेड विंड्स, ठीक है। वैसे अभी सर्कुलेशन पढ़ाऊंगी एटमॉस्फेयर का, थोड़ा सा हिंट वहाँ भी मिल जाएगा। तो क्योंकि यहाँ ट्रेड विंड्स एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं, कन्वर्ज कर रही होती हैं, टकरा नहीं रही, हेड ऑन स्ट्राइक नहीं कर रही हैं, वरना तो उथल पुथल हो जाती, कन्वर्ज कर रही हैं। और कन्वर्ज ऐसे आती हैं और फिर ऊपर उठ जाती हैं, ऐसे आती हैं और फिर ऊपर उठ जाती हैं, एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज करती हैं, तो इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं। और क्योंकि ये भिड़ती नहीं है ना आपस में, तो यहाँ शांति रहती है, यहाँ बहुत ज़्यादा एयर मूवमेंट नहीं होता, यहाँ पे पीस रहती है, इसलिए इस एरिया को बेल्ट ऑफ डोल्ड्रम्स या बेल्ट ऑफ काम्स भी कहते हैं, इक्वेटोरियल काम भी कहते हैं। यहाँ पे शांत हवाएं प्रिवेल करती हैं। दोनों तरफ से ट्रेड विंड्स आई और क्योंकि बहुत गर्मी है तो आपस में टकराती भी नहीं है, उससे पहले गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है। तो जो बीच की बिल्कुल बेल्ट रह जाती है वो काम एयर की, शांत एयर की, इसलिए इसको डोल्ड्रम्स, इक्वेटोरियल काम या बेल्ट ऑफ काम भी कहते हैं। और इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी यहाँ लाई करता है। नाउ इस इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बारे में बता दूँ, ये परमानेंटली यहाँ नहीं रहता इक्वेटर पे,
ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे शिफ्ट भी हो जाता है। कब होगा ज़रा सोच के बताओ, सोचो सोचो। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बाद में ढंग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना सा हिंट दे देती हूँ। हमने जब टेम्परेचर पढ़ा था तो हमने देखा था एक होता है जोग्राफिकल इक्वेटर और एक क्या होता है, एक होता है हमारा टेम्परेचर रिलेटेड इक्वेटर, हमने बात की थी, है ना, थर्मल इक्वेटर। थर्मल इक्वेटर जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होती है, यानी जून वाले टाइम में, जुलाई वाले टाइम में, थर्मल इक्वेटर ऊपर शिफ्ट हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन भी ऊपर चला जाता है। ये देखो, ये अर्थ है ना, ये अर्थ अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है, ये इक्वेटर हो गया, ये रहा सन। तो अभी रेज सीधी कहाँ पड़ रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है ना, ये ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे शिफ्ट हो जाता है। बाद में ढंग से पढ़ेंगे, सिर्फ छोटा सा एक बार बता रही हूँ ताकि दिमाग में रहे। और जब ये है सदर्न हेमिस्फेयर, जब सदर्न हेमिस्फेयर अर्थ सन के टुवर्ड्स टिल्टेड होता है, यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर में समर्स है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स है, यानी जनवरी का टाइम है, तो ये जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की टुवर्ड्स शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है, ये टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होता है ना, बहुत हाई होगा, वहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होगी तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे शिफ्ट हो जाता है, जब सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होगी तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे शिफ्ट हो जाता है। और जहाँ ये ITCZ रहेगा वहाँ ज़्यादा गर्मी, यानी वहाँ की एयर ज़्यादा राइज करेगी, वहाँ पे लो प्रेशर रहेगा। तो ITCZ दो चीज़ों के साथ एसोसिएटेड है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ओके, तो हमेशा ये ITCZ इक्वेटर पे नहीं रहता, बट काफ़ी टाइम रहता है, इसलिए हम इसको ITCZ बेल्ट भी कहते हैं। गॉट इट? चलो ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जल्दी से पढ़ लो अब। सो हमने क्या देखा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्या होती है, जो कि 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में फैली हुई होती है। यहाँ पे वर्टिकल रेज होती हैं सन की, हाई टेम्परेचर होगा, एयर वार्म होगी, राइज करेगी कन्वेक्शन के थ्रू। कन्वेक्शन पढ़ा है ना, गर्म हुई हवा उसने अपनी गर्मी ऊपर दी और ऊपर दी, ऐसे उड़ गई, ठीक है। कहाँ तक राइज करती है, ये ट्रोपोस्फेयर तक पहुँच जाती है, अप टू 12-14 किलोमीटर्स तक ऊपर राइज करेगी। ऊपर जाने के बाद क्या होगा, ठंडी होगी ना, है ना। अच्छा, अब मैं ये जब सर्कुलेशन पढ़ाऊंगी तो समझाऊंगी और ढंग से, अभी थोड़ा सा हिंट ले लो। ये अर्थ है, 3D समझना, 3D, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है। यहाँ से सारी हवा ऊपर ऐसे नहीं आ रही है, ये बाहर आ रही है, ऊपर वाली हवा कुछ है ही नहीं। 3D समझा नहीं सकते ना, इसलिए हम ऐसे दिखा देते हैं, ये राइज हुई, लेकिन असली में क्या हो रहा है, ऐसे राइज होगी ये हवा, है ना। तो ये राइज हुई, ट्रोपोस्फेयर के एंड तक गई। अब यहाँ जाने के बाद ये ठंडी हो गई, वापस सिंक होगी, लेकिन सिंक होकर के अर्थ ऐसे देख लो, सिंक होकर के नीचे नहीं गिर सकती, क्योंकि नीचे से तो हवा आ रही है। तो ये क्या करेगी, ये जो हवा ऊपर उठी थी ये मजबूरन लेफ्ट और राइट में डिविएट हो जाएगी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये जो हवा ऊपर राइज हुई ये डिफ्लेक्ट हो जाती है टूवर्ड्स द पोल्स। वाई? बिकॉज इट कैनॉट गो डाउन, बिकॉज नीचे से तो और एयर करंट्स आ रहे हैं। यस, सो ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। और कब होती है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर तक पहुंचने पे ठंडी होने की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन भी यहीं लाई करता है, बिकॉज ट्रेड विंड्स फ्रॉम नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर दे कम टुगेदर। ये वेरी गुड। और ये जो ITCZ है ये शिफ्ट होता रहता है नॉर्थ एंड साउथ सीजनली। ओके, इस एरिया को बेल्ट ऑफ काम्स या बेल्ट ऑफ डोल्ड्रम भी कहते हैं, ये भी हम बाद में ढंग से पढ़ेंगे। ओके, फिर हम आ जाते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, पहले दोनों लो प्रेशर बेल्ट्स पढ़ लो। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर समझ लिया, अब हम चलते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पे। कौन सा? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत सिंपल सा है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पकड़ लोगे ना तो कभी भी प्रेशर बेल्ट्स और जो एटमॉस्फेरिक एयर सर्कुलेशन है ना उसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत बच्चे आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन कंफ्यूज होते हैं। चलो आ जाओ, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। एक हमने अभी पढ़ा इक्वेटोरियल, ओके, ये भी लो प्रेशर था, लेकिन ये लो प्रेशर था बिकॉज ऑफ टेम्परेचर रीजंस। थर्मल लो प्रेशर था ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए हवाएं उड़ गई, ठीक है, हल्की होकर के। यहाँ पे क्या है, ये लो प्रेशर क्यों है? सब पोलर यानी पोल्स के आसपास वाला रीजन है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है ना, सन की रेज भी डायरेक्ट नहीं आती। तो यहाँ ऐसा क्या है दैट एयर इज राइजिंग? व्हाट इज इट? द रीजन हियर इज, रिमेंबर दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द रीजन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हाट इज द रीजन? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये फोर्स क्या होती है भाई? जब कभी भी एक मास रोटेट करता है, घूमता है, तो एक ऐसी फोर्स होती है जो उसको बाहर की साइड थ्रो करने को प्रेशर डालती है, फोर्स करती है। यू नो, जैसे
मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर जब हम पढ़ रहे थे कि अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है और अर्थ घूमती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एटमॉस्फेयर चिपका नहीं रहता, अर्थ के थोड़ा दूर खिसक जाता है। यही रीज़न है कि इक्वेटर पे एटमॉस्फेयर थोड़ा ज़्यादा विड्थ वाला है और पोल्स पे थोड़ा कम विड्थ वाला है। वाई? बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा वर्क करती है, मैक्सिमम इक्वेटर पे होती है। तो जब अर्थ घूम रही है तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एटमॉस्फेयर थोड़ा दूर खिसकने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, सो यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेटर पे भी लाई कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी लाई कर रही है, सब ट्रॉपिक पे भी लाई कर रही है, और इसका इफेक्ट सब पोलर बेल्ट तक भी दिख रहा है। और इसी सब पोलर बेल्ट पे इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एयर दूर होकर के राइज करती है। दूर होना मतलब राइज कर गई। 3D इमेजिन करिएगा, आई एम नॉट कैरिंग माई ग्लोब, आई एम सो सॉरी, वरना बहुत अच्छे से समझ में आता। 3D तो वो राइज कर जाएगी। ठीक है, अब वही चीज़ होगी, ये यहाँ से राइज कर रही है, अब राइज करके ठंडी होगी लेकिन वापस नीचे नहीं जा सकती क्योंकि नीचे से और एयर राइज हो रही है, तो वो दोनों तरफ मुड़ जाएगी। एक ब्रांच पोल की तरफ मुड़ेगी, एक ब्रांच इक्वेटर की तरफ मुड़ेगी। ठीक है, जैसे कि ये ऊपर राइज की और ये भी ऐसे मुड़ गई, सिमिलरली ये राइज की और ये भी ऐसे मुड़ गई। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैम यहीं पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हवा राइज क्यों करती है? ये जो आप बोल रहे हो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हवा राइज क्यों नहीं करती? यहाँ लो प्रेशर क्यों नहीं होता? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो यहाँ भी काम आएगी, बिल्कुल आएगी यहाँ पे भी काम, लेकिन यहाँ की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज़्यादा कुछ और काउंटर फोर्स होती है जो इसको हाई प्रेशर बना देती है। वो क्या होगी वो अभी मैं बताऊंगी। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि मैम यहाँ पे इक्वेटर पे तो सबसे ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, तो यहाँ की हवा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से नहीं राइज होती क्या, सिर्फ टेम्परेचर की वजह से राइज होती है? नाउ दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने भी आपसे पूछा हुआ है। देखो यहाँ पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से ही रिलेटेड है। कैसे वो समझिएगा, इसका बहुत क्लियर कट मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था कि अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से लिंक्ड होता ना तो ये लो प्रेशर एरिया शिफ्ट नहीं होते नॉर्थ एंड साउथ, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो इक्वेटर पे हमेशा रहेगी मैक्सिमम। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मियां हैं जून के टाइम में, तो ये जो लो प्रेशर एरिया ये नॉर्थ में शिफ्ट हो जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाता है। जब साउथ में गर्मियां हैं तो ये लो प्रेशर बेल्ट साउथ में शिफ्ट हो जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाती है। तो ये टेम्परेचर के साथ शिफ्ट हो रही है, जहां ज्यादा गर्मी है वहां ये लो प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो रही है। अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इक्वेटर पे लो प्रेशर हो रहा होता तो वो वहीं रहता हमेशा। ठीक है, तो ये प्रूफ है। आप कभी भी अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर ले, इंटरव्यू में क्वेश्चन कर ले, आंसर राइटिंग में पूछ ले कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर, मैं इक्वेटोरियल की बात कर रही हूँ, इक्वेटोरियल लो प्रेशर क्या टेम्परेचर की वजह से होता है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है, आप बेबाक होकर के बोलिएगा टेम्परेचर की वजह से होता है। और इसका सपोर्टिंग रीजन ये है कि क्योंकि ये टेम्परेचर की वजह से होता है, जब टेम्परेचर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज्यादा होता है तो लो प्रेशर बेल्ट वहां शिफ्ट हो जाती है ITCZ, और जब ये सदर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा होता है तो ITCZ लो प्रेशर बेल्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे शिफ्ट हो जाती है। अगर ये सेंट्रीफ्यूगल लिंक्ड होती तो ये इक्वेटर पे ही रहती। ठीक है, लेकिन सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट सेंट्रीफ्यूगल का नतीजा है। क्यों सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट लो नहीं है जबकि सेंट्रीफ्यूगल यहाँ भी है? क्योंकि यहाँ पे कोई और फोर्स उसको काउंटर करती है, वो अभी मैं बताऊंगी। यहाँ तक की कहानी सब क्लियर है? वेरी गुड, एक बार दिमाग में सब घुस गया ना, जीवन में कभी कंफ्यूज नहीं हो गए इन चीजों को लेकर के। चलो आ जाओ, अब पढ़ लेते। So, subpolar low pressure belt is located between 60 to 65 degrees north and 60 to 65 degrees south of equator. ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ऑपरेट होता है, यानी ये डायनेमिक लो प्रेशर बेल्ट है। जो इक्वेटर वाली थी वो थर्मल लो प्रेशर बेल्ट थी, ये डायनेमिक लो प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, ये भी चीज़ समझ में आ गई। ओके, ये जो बेल्ट है यहाँ पे बहुत स्टॉर्मी वेदर और साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है, ध्यान रखेंगे। ये जो इक्वेटर वाली लो प्रेशर बेल्ट थी ना, ये शांत लो प्रेशर था, इसको डोल्ड्रम बोलते हैं, काम बेल्ट बोलते हैं ना। लेकिन ये बहुत हंगामे वाली बेल्ट है, यहाँ पे बहुत उथल पुथल होता है, बहुत साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है, स्टॉर्म्स आते हैं, थंडर स्टॉर्म्स आते हैं। तो ये क्यों होता है ये भी अभी पढ़ेंगे, है ना, जब हम मूवमेंट देखेंगे ना, सर्कुलेशन, वहाँ मैं समझाऊंगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने समझ लिया, वेरी गुड। चलो अगले पे चलते हैं। अब हम आते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। वेरी गुड। अब ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ये हॉर्स लैटिट्यूड्स में है। हॉर्स लैटिट्यूड्स पढ़े थे पहले कभी? 30 to 35 डिग्रीज नॉर्थ एंड 30 to 35 डिग्रीज साउथ ऑफ इक्वेटर। अब देखो, यहाँ पे लो प्रेशर था, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर था, सब पोलर लो प्रेशर। अब हमने पढ़ा था कि यहाँ से हवा उठती है और क्योंकि
क्योंकि वापस यहीं पे सिंक नहीं हो सकती ठंडी होने के बाद, तो वो इधर मूव कर जाती है टूवर्ड्स द पोल्स, लेकिन ज़्यादा नहीं जा पाती क्योंकि ठंडी हो चुकी है, भारी हो चुकी है, तो वो सिंक कर जाती है। और जब वो सिंक होती है तो कहाँ जाके सिंक होती है, वो इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पे जाके सिंक होती है। ठीक है, सिमिलरली ये जो सब पोलर लो प्रेशर हवा उठी थी, ये भी ऊपर जाने के बाद ट्रोपोस्फेयर पे ठंडी हो गई, तो ये भी अब वापस अपनी ओरिजिनल रास्ते पे नहीं जा सकती क्योंकि नीचे से और हवा आ रही है। क्यों नहीं गिर सकते वापस नीचे, क्योंकि नीचे से तो ऑलरेडी एयर करंट ऊपर आ रहे हैं, नीचे कैसे जाएं, तो साइड में जाना ही ऑप्शन है। 3D समझो, साइड में जाना ही ऑप्शन है। ठीक है, तो एक ब्रांच नॉर्थ पोल की तरफ चली जाती है, एक ब्रांच इक्वेटर की तरफ आती है, लेकिन थोड़ी दूर आते ये भी भारी और ठंडी हो जाती है, ये भी सिंक कर जाती है। तो ये जो दोनों लो प्रेशर्स हैं, ये कहाँ आके, ये दोनों लो प्रेशर्स उठते हैं, मुड़ते हैं, लेकिन ठंडे होके कहाँ आके गिरते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन पे, बेल्ट पे। ओके, गॉट इट। इसीलिए यहाँ पे इसका खुद का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम नहीं कर पाता, हवा ऊपर नहीं उठ पाती क्योंकि ऑलरेडी इतनी हवा नीचे आ रही है ना। और ये जो हवा इतनी सिंक करके नीचे आती है, वो इसको हाई प्रेशर बेल्ट बना देती है। ठीक है, अब इसको हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहते हैं ये भी समझ लो। जब हवा ऊपर से नीचे आ रही है ना, पहले क्या होता था, बोट्स या शिप्स चलती थी ना, पुराने टाइम की चप्पू से चलाते थे शिप्स को, मोटर वगैरह नहीं होती थी, और एक कपड़ा बांधते थे तो हवा के डायरेक्शन में रखते थे नाव, तो हवा से चल जाए। लेकिन जब कभी भी ये वाली सिचुएशन होगी कि एयर सिंक कर रही है नीचे, तो ये बोट्स के लिए कन्वीनियंट नहीं होता है, कंजीनियल सिचुएशन नहीं है। तो ऐसे में जो नाव वगैरह होती थी वो बहुत सारी सामान लेके जाती थी, जानवरों को भी ले जाती थी, हॉर्सेस को भी ले जाती थी, बिकॉज हॉर्सेस बहुत यूज़ होते थे। सो अब नाव भारी है, चप्पू चल नहीं पा रहा, प्रेशर है हवा का ऊपर से नीचे, तो इन घोड़ों को पानी में उतार दिया जाता था कि भाई तुम खुद अपना बंदोबस्त करो, तैर के आओ, हम थोड़ी हल्की करें बोट को, इसलिए इनको हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, चलो अब जल्दी से पढ़ लेते हैं। लोकेटेड बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री 35 डिग्री नॉर्थ एंड 30 to 35 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। जेट स्ट्रीम, जो इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम्स हैं वो टुवर्ड्स द पोल मूव करती हैं, कूल डाउन होती हैं 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे, और वहाँ सिंक कर जाती हैं। जो इक्वेटर से हवा उठ रही है ना, उसको इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम बोलते हैं। अब जेट स्ट्रीम अलग से वैसे पढ़ेंगे विंड्स में, लेकिन ऐसे समझ लो, जेट स्ट्रीम मतलब थोड़ी सी जगह से जब बहुत पावरफुल विंड का एक चैनल निकलता है, करंट निकलता है, उसको जेट बोलते हैं। ठीक है, तो इक्वेटर से जो हवा निकल रही होती है ना, जो हवा राइज हो रही होती है, वो बहुत पावरफुल एक एयर मास होता है, और वो एक थोड़े से एरिया में से राइज हो रहा है, इसलिए उसको इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम बोलते हैं। इसी तरह से जो 60 डिग्रीज वाला है, 60 डिग्रीज वाला भी सब ट्रॉपिक्स पे आके डिसेंड होता है, इसलिए ये हाई प्रेशर बेल्ट है, और इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब हम चलते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, अब ये हाई प्रेशर क्यों होगी भाई? एक रीज़न तो इसके खुद के पास है, वो क्या, यहाँ पे बहुत ठंडी है ना, टेम्परेचर बहुत कम है, सूरज की किरणें बहुत स्लांट आती है, तो यहाँ की हवा बहुत डेंस है, तो नीचे सबसाइड करी रहती है, इसलिए हाई प्रेशर है। दूसरा एक रीज़न क्या हो गया, ये जो 60-65 डिग्री सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट थी, यहाँ से हवा उठी, एक जो इस तरफ गया था ब्रांच, अब 3D इमेजिन करो, ये सब पोलर है, यहाँ से हवा उठी, उठने के बाद ये सिंक कर गई। ठीक है, ये उठी और ये सिंक कर गई, तो ये जब सिंक करेगी नीचे जाएगी तो एटमॉस्फेयर पे प्रेशर क्रिएट करेगी, इस वजह से दोनों तरफ यहाँ पे ये सबसाइड करती है, एक तो यहाँ सबसाइड कर जाती है और एक यहाँ पोल्स की तरफ, तो ये हाई प्रेशर हो जाता है। एंड बस दिस इज द रीज़न, एक के टेम्परेचर बहुत कम है तो खुद की हवा डेंस है इन पोलर एरियाज़ की, और दूसरा ये सिंकिंग एयर होती है। ठीक है, सो आई रियली होप आपको सारी बेल्ट्स, प्रेशर बेल्ट समझ में आ गई होंगी। अभी तक जो मैंने समझा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे आज की क्लास के, दैट इज ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। अब ये जो अलग अलग प्रेशर बेल्ट्स थी ना, कहीं पे हाई कहीं पे लो, इसकी वजह से विंड्स मूव होना स्टार्ट होती हैं और उसको बोलते हैं ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। विंड्स कौन कौन सी बहती हैं, कैसे बहती हैं, वो तो विंड चैप्टर में पढ़ेंगे अगली क्लास में, लेकिन आज ये समझ लो कि अर्थ हमें लगता है ऐसी होती होगी नीट एंड टाइडी बाहर से, ऐसा नहीं होता। जो एटमॉस्फेयर है ना, उसमें अलग ही सर्कुलेशंस चल रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर था, ठीक है, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर है, यहाँ से हवा उठी, उठ के यहाँ जाके गिरी, ओके, इसी तरह से यहाँ से यहाँ जाके गिरी, तो ये जो गिर रही है, ये जो आपको ऐसे अलग से, फिर ये गिरी तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर से फिर हवा लो प्रेशर की तरफ जाएगी, तो ये एक सेल जैसा बन जाता है। सिमिलरली ये एक सेल जैसा बन गया। फिर यहाँ पे लो प्रेशर था, यहाँ से हवा उठी, यहाँ आकर के इधर गिरी, यहाँ आके इधर गिरी, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, अलग अलग चेम्बर्स आपको दिख रहे हैं, ये पॉकेट्स बन जाती हैं।
एयर की, है ना, तो इनको हम बोलते हैं सेल्स। व्हाट आर दीज कॉल्ड? दीज आर कॉल्ड सेल्स। और हर सेल को कोई ना कोई नाम दिया गया है बेस्ड ऑन द पर्सन जिन्होंने इस फिनोमिना को समझाया या एक्सप्लेन किया। तो अब हम जल्दी से ये पढ़ लेंगे कौन से सेल्स होते हैं जिनमें कि एयर मूव हो रही है इनटू वेरियस हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर्स। तो चलो समझ लेते हैं। विंड्स आज नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये पूरा सिस्टम समझेंगे सेल्स का। तो 3 तरह के सेल हमको पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहला जो कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से डील करता हुआ है। ओके, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर यहाँ भी है एंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर यहाँ भी है। इन दोनों को डील करता हुआ जो सेल है उसको बोलते हैं हैडले सेल। कौन सा सेल? हैडले सेल, क्योंकि जॉर्ज हैडले ने इसको समझाया था ना। ये समझा देती हूँ, फिर आगे स्लाइड्स आएंगे तो हम इजीली समझ सकते हैं। देखो ये 0 डिग्री इक्वेटर लो प्रेशर था, यहाँ से हवाएं राइज हुई। अब देखो 3D में यहाँ निकलेगी पर दिखा नहीं सकते तो हम साइड में दिखा रहे हैं, लेकिन समझोगे ऐसे, यहाँ निकली फिर यहाँ डिफ्लेक्ट हुई और फिर सिंक कर गई, तो ये 3D होगा, है ना। दिखा नहीं सकते इसलिए हम साइड में दिखा रहे हैं। यहाँ से हवा उठी, अब उठने के बाद ठंडी हुई लेकिन नीचे वापस नहीं आ सकती, तो ये ब्लू कलर की हवा ठंडी हवा है, ये दोनों तरफ मुड़ जाती है। मुड़ते मुड़ते चलते चलते हैवी हो गई, नीचे सिंक इन कर गई। ओके, अब ये सिंक करने के बाद ये आ गई हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। अब यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, हवा जाएगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, विंड मूव करेगी, तो अब ये विंड का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, ये विंड का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। ओके, अब ये विंड यहाँ आई, फिर ये वापस ऊपर उठेगी, यहाँ आने के बाद वापस ऊपर जाएगी, क्योंकि ये बेल्ट तो गर्म है, तो ये एक सेल बन गया। इफ़ यू कैन सी इट वेरी क्लियरली, यहाँ से हवा उठी गई, नीचे आई, फिर इधर आई, फिर उठी, फिर डिफ्लेक्ट हुई, ठंडी हुई, नीचे आई, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आई, गर्म हुई, फिर उठी। तो ये समझ में आ रहा है? तो ये जो सेल बना, इस सेल को बोलते हैं हैडले सेल। ओके, चलो एक तो सेल समझ में आ गया। फिर हम चलते हैं दूसरे सेल पे। अलग अलग पीपीटी में भी समझोगे, यहाँ समझ लो एक बार। अब देखो कहानी शुरू होती है लो प्रेशर से, कहानी हमेशा लो प्रेशर से शुरू होगी। तो अब हम आते हैं सब पोलर लो प्रेशर और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ये साउथ में भी इसी तरह से काम करेगा, एक जगह समझ लेते हैं। यहाँ से हवा उठी, लो प्रेशर था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से दोनों तरफ डिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि ठंडी होने के बाद नीचे नहीं जा सकती, नीचे से और हवा आ रही है। यहाँ तक चली लेकिन भारी हो गई, नीचे गिर गई, यहाँ तक चली, भारी हुई, नीचे गिर गई। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। जैसे यहाँ आती है, ये एरिया है हाई प्रेशर का। अब हाई प्रेशर और ये एरिया है लो प्रेशर का। दिस इज लो प्रेशर, दिस इज हाई प्रेशर। हवा कहाँ जाएगी? हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, राइट। और यहाँ भी क्या होगा? हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो। अब इनकी डायरेक्शन ऐसे क्यों है, ये सब हम विंड्स में पढ़ेंगे। डायरेक्शन क्यों इस तरह से, इनका डायरेक्शन क्यों इस तरह से, ये सब हम पढ़ेंगे विंड सिस्टम में, दिमाग अभी नहीं लगाना है। तो ये मूवमेंट हुआ, तो अब ये देखो सेल कैसा बना, हवा उठी, डिफ्लेक्ट हुई, ठंडी होने पे नीचे आई, नीचे आने से, सॉरी गलत जगह से हमने उठा दिया भाई, यहाँ से हवा उठी है ना, यहाँ से हवा उठी, डिफ्लेक्ट हुई, ठंडी हुई, नीचे आई तो ये हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करी, फिर यहाँ से तो ऊपर जा ही रही है हवा, राइज हो रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, फिर राइज हुई, फिर क्या हुआ, फिर डिविएट हुई, फिर ठंडी होकर नीचे आई, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर गई, फिर ऊपर उठी। तो ये जो सेल बना, इसको बोलते हैं फेरल सेल। व्हाट सेल? फेरल सेल। अगेन बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द पर्सन हु एक्सप्लेन्ड इट। अब ये तो हुआ इसका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के साथ इंटरेक्शन। जब ये सब पोलर लो प्रेशर पोलर हाई प्रेशर के साथ इंटरेक्ट करती है तो क्या होता है, ये हवा उठी थी, इसकी एक ब्रांच पोल्स की तरफ गई थी, नीचे गिरी, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर आई, सब हटा दो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर आई, फिर उठी, फिर डिविएट हुई, नीचे गिरी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर आई। तो ये जो सेल बना, इसको कहते हैं पोलर सेल। अब ये क्लियरली यहाँ पे देख लो, मैंने एक बार मोटे मोटे तौर पे समझा दिया ताकि सारे सेल्स आपको एक साथ दिखने में मिल जाएं। ओके, अब फटाफट पढ़ लेते हैं। ये जो मॉडल था हेडले सेल का, ये जॉर्ज हेडले ने 1735 में दिया था। इनके हिसाब से ये पूरा ट्रॉपिकल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है जिसमें एयर राइज होती है नियर द इक्वेटर, इक्वेटर से उठी,
फ्लोइंग पोलवर्ड्स, उठी और पोलवर्ड्स मुड़ गई। क्यों मुड़ गई अब आपको पता है, जाते जाते फिर डिसेंड करती है कहाँ, सब ट्रॉपिक्स पे, और वापस इक्वेटर पे मूव करेगी। ये इक्वेटर पे वापस क्यों मूव करेगी, क्योंकि ये एरिया है हाई प्रेशर का और इक्वेटर है लो प्रेशर का, और हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, ठीक है। और इसकी वजह से ये जो विंड्स चली इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे, इन विंड्स को बोलते हैं ट्रेड विंड्स। तो हेडले सेल की वजह से, या हेडले सेल के अंदर कौन सी विंड्स आ रही हैं, ट्रेड विंड्स आ रही हैं। ये हवा उठी, मुड़ी, ठंडी होकर नीचे गिरी और ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर गई, तो ये जो हवा है ना, ये जो हवा है ना, ये है ट्रेड विंड्स। ओके, गॉट इट। चलो फिर हम आ जाते हैं फेरल सेल पे। दिस इज फेरल सेल। फेरल सेल की कहानी कहाँ से शुरू होगी, सब पोलर लो प्रेशर, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हवा उठ रही है। तो ये भी मैंने समझा दिया, पढ़ लेते हैं। इस टर्म को विलियम फेरल ने 1856 में दिया था। ये भी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, इसमें हवा 60 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर उठती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। अब जैसे ही वो ऊपर उठी, एक ब्रांच इक्वेटर की तरफ जाएगी, एक ब्रांच पोल की तरफ जाएगी। जो ब्रांच इक्वेटर की तरफ जाती है वो फेरल सेल बनाती है, जो ब्रांच पोल की तरफ जाती है वो पोलर सेल बनाती है। सो इक्वेटर की तरफ जा रही है, डिसेंड हो गई सब ट्रॉपिक पे, और सब पोलर की तरफ फिर मूव करती है वो। ये देखो, ये हवा उठी, यहाँ डिफ्लेक्ट हुई, नीचे गिरी, और अब यहाँ ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, तो यहाँ से हवा इस तरफ मूव की, और ये जो हवा मूव कर रही है इसको हमने नाम दिया वेस्टर्ली, वेस्टर्लीज। सिमिलरली यहाँ पे देख लो, ये पोलर था, ये हवा उठी, मूव की टुवर्ड्स द इक्वेटर, यहाँ आके ठंडी होके गिरी, ये हाई प्रेशर था, ये लो प्रेशर था, हवा इस तरफ मूव की, ये हो गई वेस्टर्लीज। तो ये दोनों वेस्टर्लीज किन की वजह से अराइज होती हैं, फेरल सेल के अंदर अराइज होती है ये, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रही है, लेकिन कौन से सेल में, फेरल सेल में। ओके, अब इसी 60 डिग्री, ये वाली बात भी समझ में आ गई। चलो हटाओ, नेक्स्ट आ जाओ, पोलर सेल। पोलर सेल में क्या होगा, यही 60 डिग्रीज लो प्रेशर, ये उठी, एक ब्रांच इसकी पोल्स की तरफ गई, यहाँ ठंडी होके गिरी, ये था हाई प्रेशर, ये है लो प्रेशर, तो हवा इस तरफ चली, और ये जो सेल बना इसको कहते हैं पोलर सेल, और इसमें जो हवाएं चली उनको कहते हैं पोलर ईस्टर्लीज। जो हवा जिस डायरेक्शन से आती है उसको वो नाम दे दिया जाता है, वेस्टर्लीज वेस्ट से जाती है, ईस्टर्लीज ईस्ट से आती है। ऐसा क्यों होता है ये सब विंड में पढ़ेंगे। सो ये 60 डिग्री पे जो राइज हुई थी वो पोल्स की तरफ जाती है, डिसेंड होती है और सब पोलर रीजन में वापस आती है, और इससे पोलर सेल बनता है, और इससे जो हवाएं इसके अंदर चलती हैं वो कहलाती हैं पोलर ईस्टर्ली। ये था हमारा कॉम्पोजिट डायग्राम। आई रियली होप समझ में आया होगा। तो सारी कहानी लो प्रेशर से शुरू करनी है। हेडले सेल इक्वेटोरियल लो प्रेशर से शुरू होगा, और फेरल सेल और पोलर सेल सब पोलर लो प्रेशर से स्टार्ट होंगे, ठीक है। और अभी जो हवाएं हैं, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्ली, ईस्टर्ली, ये अब हम आगे फुर्सत से पढ़ते रहेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। सो विद दिस वी आर डन विथ प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर बेल्ट्स क्या होती हैं, और सर्कुलेशन कैसे होता है, अलग अलग सेल्स हमने पढ़ लिया। रियली होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और चलो मिलते हैं जल्दी, टाटा।